हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जहां हम पहुंच गए भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पार्ट नंबर 42। इसमें हम आज देखेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हम इसमें अपना पहला प्रश्न देख रहे हैं। संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको माना जाता है, आपको बताना है कि काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य किसको माना जाता है। तो ये हैं आपके, आप भी, मैं हर बार आपको बोलती कि कॉपी पेन लेकर बैठना, जिससे आपको पता रहे कि मेरे कितने प्रश्न सही जा रहे हैं और कितनी तैयारी करनी और है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कौन आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। इनको प्रथम काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य इनको माना गया। नाट्य शास्त्र जो है, रचना किसकी है, ये भी हम सबको पता है किसकी है, भरत मुनि की है। ठीक है, थर्ड प्रश्न है हमारा, काव्य अलंकार किसकी रचना है। काव्य अलंकार आपको बताना है कि ये रचना जो है वो किसकी है। काव्य अलंकार आपकी भामह की है। किसकी है, भामह। नेक्स्ट है हमारा, भामह कृस संप्रदाय के हैं। जैसे आप काव्य शास्त्र में देखेंगे संप्रदाय अलग अलग है। ठीक है, रीति संप्रदाय, काव्य अलंकार, इस प्रकार अलग अलग से आपको बताना है। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो आपको बताना है कि इसमें भामह जो है किस संप्रदाय के समर्थक हैं, इन्होंने किसका समर्थन किया है। तो भामह जो है आपके, वो कौन है बताइए, अलंकारवादी है। कौन है, अलंकारवादी। ठीक है, अलंकार का समर्थन किया है। काव्य में रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, इन सब का महत्व बताया गया है। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संप्रदाय को माना है। भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण, ठीक है, भामह का जो ग्रंथ है, ठीक है, भामह विवरण की रचना करने वाले कौन है। भामह का तो काव्य अलंकार है, पर भामह विवरण किसने बताया, ये आपको बताना है कि ये किसने किया है, ये उद्भट ने। नेक्स्ट है, अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका की गई है। अभिनव भारती, ठीक है, अभिनव भारती जो है उसमें किस ग्रंथ की टीका टिप्पणी जैसे होती है ना, उसी प्रकार से आपको बताना है इसमें। तो अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका की गई है, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र भी हमने पढ़ा है किसका है, भरत मुनि का है। नेक्स्ट, काव्यादर्श और 10 कुमार चरित, ये जो ग्रंथ हैं, ठीक है, अलग अलग भी पूछा सकता है, एक साथ भी। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित, ये जो ग्रंथ हैं वो किस के हैं, किस आचार्य के हैं, किस संस्कृत काव्य आचार्य जो है, आपको बताना है। भरत, भामह, दंडी, और या फिर आप यहाँ पर कैसे रखेंगे, काव्य, काव्य या काव्या, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, काव्य। 10 कुमारों को क्या दिया, दंड दिया, दंडी। ठीक है, दंडी की है 10 कुमार चरित्र और काव्य 10। दंडी किस संप्रदाय के समर्थक हैं। दंडी जो है अलंकारवादी है, रीति है, वक्रोति है, या फिर ध्वनि है। तो आपको बताना है कि जो दंडी और भामह, ये दोनों ही किसको मानते हैं, अलंकार को मानते हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह, आपको ध्यान देना है यहाँ पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे आदिकाल भक्तिकाल में तो इतनी सारी भक्तिकाल में पढ़ते हैं रचनाएं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको सटीक ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि काव्य अलंकार विवरण, काव्य अलंकार सार संग्रह इस प्रकार से है। तो छोटा छोटा सा अंतर जो है वो बारीकी से हमें ध्यान से पढ़ना है, बस इसमें ये ध्यान देना है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें टॉपिक जो है अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे आप देखेंगे एक तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि काव्य शास्त्र पाश्चात्य और भारतीय, फिर इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें आपको सारी बारीकी से बताएंगे कि किस अलंकार में कौन कौन से है ना, इस प्रकार से जो पढ़ेंगे रस के, अलंकार के, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक अलग है, रीति टॉपिक अलग है, वक्रोक्ति अलग है, ध्वनि संप्रदाय अलग है, इन संप्रदाय को डिटेल अलग पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम उसको एक वैसे पढ़ रहे हैं कि हमने जो तैयारी की है ना, उसमें से क्वेश्चंस जो है किस तरीके से, तो एक हमारा फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है, आपको ही बताना है। तो ये है उद्भट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। सूत्रवृत्ति, कुछ कुछ शब्द पकड़ लें जिससे अब ये देखो, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार विवरण और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये आगे ना, ये पूरा नाम। सार संग्रह किसका, उद्भट का है। ठीक है, सार संग्रह किसका, उद्भट। अब सूत्र आपने देखा जो हाथ में बांधते हैं, ठीक है, धागा जो बांधते हैं वो कौन बांधते हैं, ब्राह्मण बांधते हैं, बामन। ठीक है, बामन ब्राह्मण को बोलते हैं। तो ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तो ये भी अलंकारवादी हो गए। ठीक है, दंडी भी अलंकारवादी हो गए, भामह भी अलंकारवादी हो गए। यहाँ से आपको पकड़ते चलना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको काव्य अलंकार, भामह जो है उनका अलग ही संप्रदाय, वो किसको मानते हैं वो ध्यान, ठीक है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना के रचनाकार तो कौन है, बामन। लेकिन बामन का जो है वो काव्य अलंकारवादी नहीं है, वो बामन जो है रीति संप्रदाय को मानते हैं, संप्रदाय को पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बामन हो जाएगा। अब बामन किस संप्रदाय के समर्थक है, तो बामन आपको बताना है जैसे रीति संप्रदाय, अलंकारवादी नहीं है। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ का नाम देखें, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, लेकिन काव्य में इन्होंने रीति को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी है, इसलिए संप्रदाय किसका, रीति। याद कैसे रखेंगे, वामन यानी कि पंडित रीति ढंग से पूजा करते हैं, ब्राह्मण लोग जो है वो क्या करते हैं, रीति ढंग से पूजा करते हैं, तो वामन रीति से पूजा करते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है,
काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी में अनुवाद की भूमिका किसने किया है? आपको इसी का हिंदी में जो अनुवाद किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा। आगे आपको बताना है कि जो हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? नायक और नायिका का भेद जो है इसका विस्तृत वर्णन जो है किस में किया गया? किस ग्रंथ में किया गया? काव्य प्रकाश में। अब देखो, काव्य प्रकाश, काव्य दर्श, काव्य, ठीक है, विवरण, इस प्रकार से तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार, ठीक है, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार आपको बताना है इसमें से। तो इसमें आपका कौन सा है? काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार जस्ट हमने भी पढ़ा, बताइए जरा किसका है? काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार आपको बताना है। प्रयाण रस के सर्वप्रथम रचना किस आचार्य ने की है? प्रयाण रस की जो रचना है सर्वप्रथम किस आचार्य ने मानी है? उद्भट ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने, मम्मट ने, आपको बताना है। तो ये जो है रुद्रट, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रट। नेक्स्ट, ध्वन्यालोक, ध्वनि से बना, ध्वन्यालोक, लोक मतलब जगत, ठीक है, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ध्वनि जो हमें कैसे लगती है? आनंद देती है। जब हम गाना की ध्वनि सुनते हैं, इसकी ध्वनि बहुत अच्छी है, ध्वनि मतलब आनंद, ठीक है। तो ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि हमें कैसे लगती है? आनंददायक होती है, जो गाने की ध्वनि होती है, इसको ऐसे रखिए, ध्वन्यालोक, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना है कि ध्वन्यालोक प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं। अब इसी जो आनंदवर्धन है, इन्हीं के आलोचक मान सकते हैं, जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसी प्रकार से ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन है? ठीक है, ध्वन्यालोक रचना तो आनंदवर्धन की है, लेकिन इसके प्रधान आलोचक कौन है? तो ये कौन है? अभिनव गुप्त जी, ठीक है। ध्वन्यालोक की टीका किसने की है? ध्वन्यालोक की टीका जो है ध्वन्यालोक टीका लोचन के नाम से, ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन के नाम से की गई है टीका। ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन है? तो आपको रचनाकार अभी हमने पढ़ा है कि इनके प्रधान आलोचक जो हैं, ठीक है, टीका टिप्पणी आलोचक जो होते हैं वही लिखते हैं। तो ये जो है अभिनव गुप्त हैं। कौन है? अभिनव। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ध्वन्यालोक रचना किसकी है? आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन के जो है एक कह सकते हैं आलोचक, सबसे बड़े प्रधान आलोचक कौन है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त के ग्रंथ का नाम क्या? ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक पर टीका लिखी गई है ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। ध्वन्यालोक लोचन टीका किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। एक ही बात है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस को इधर उधर किया गया, तो आपको बस ध्यान रखनी, ध्वन्यालोक तो आनंदवर्धन की है, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की है, ठीक है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा आपको बतानी है कि इसके रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 रूपक के रचनाकार। 10 रूपक, ठीक है, 10 रूप आप देखेंगे महाभारत में अर्जुन ने अलग अलग रूप दिखाए हैं, ठीक है, मतलब जो पराक्रम दिखाया है वो धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, ठीक है। तो धनंजय कोई धनंजय ही होगा जो 10 रूप दिखा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, बस हमें किसी तरीके से हमारी रचना याद हो जाए और कुछ नहीं, सिलेक्शन चाहिए हमें तो बस। वक्रो जीवितम। अब देखो वक्रो है ना, वक्र कोई जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा इस तरीके से बक करता है, ऐसे कुछ ट्रिक पकड़ना है आपको। तो जो कुतर्क करता है, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम किसका है? कुंतक का। यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है रचना ग्रंथ, तो आप एक साथ लिख लेंगे ग्रंथ, एक तरफ लिख देंगे अपने सारे रचनाकार, और उसको 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, 100% आपको याद हो जाएगा। कुछ पकड़ लीजिए, जैसे धनंजय, ठीक है, किसकी जय होगी? 10 रूप 10 तरीके से काम कर सकता है। विक्रो, ठीक है, वक्रो जीवितम, वक्रो, ठीक है, इस प्रकार से कुंतक हो जाएगा। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किसने माना है? काव्य का जीवन किसने माना है? ठीक है, अभी आपको बताना है ये किसने माना है? कुंतक ने। किसने माना है? कुंतक ने, क्योंकि इन्होंने ही तो वक्रो जीवितम रचना लिखी है, तो इन्होंने ही काव्य का जीवन किसको बता दिया? वक्रोक्ति को। इन्होंने वक्रोक्ति माना है, किसी ने अलंकार माना है, तो किसी ने औचित्य माना है। इस तरीके से हमें देखना है। व्यक्ति विवेक, ठीक है, व्यक्ति विवेक आपको बताना है कि व्यक्ति विवेक जो है रचना के रचनाकार कौन है? व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? महिम। व्यक्ति की तो महिमा ही निराली है, पृथ्वी पर व्यक्ति की महिमा ही निराली है। महिम भट्ट। महिमा व्यक्ति विवेक, क्योंकि व्यक्ति जो है ना, इसकी महिमा इसलिए निराली है क्योंकि विवेक मतलब बुद्धि होता है, ज्ञान होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जितने भी हैं, उसमें केवल व्यक्ति के पास ही विवेक है, बाकियों के पास व्यक्ति जितना नहीं है, ठीक है। जानवर आप देखेंगे, पशु पक्षी देखेंगे, तो व्यक्ति विवेक है उसके पास, महिमा ही अलग है उसकी पृथ्वी पर। औचित्य विचार, औचित्य देखो, अभी वक्रोक्ति हो गया कुंतक का, 10 रूपक हो गया धनंजय का, भामह का, अलंकार हो गया, ठीक है, भरतमुनि का, रस, ठीक है। तो औचित्य क्षेमेंद्र, औचित्य भाई, इसी में औचित्य है कि विचार पर चर्चा ना करके इसको क्षमा कर दीजिए,
इसी में भलाई है, औचित्य है। औचित्य यही कहता है कि विचारों पर ज्यादा चर्चा नहीं कीजिए, उसे क्या कर दो, क्षमा कर दो। ठीक है। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, भाई कोई राजा भोज ही हो सकता है जिसपे सरस्वती, जिसके कंठ पर विराजमान हो सरस्वती, जिसके कंठ पर, वही कोई राजा भोज हो सकता है। इस तरीके से रखिए। काव्य प्रकाश, काव्य को प्रकाश में कौन लेकर आता है, काव्य प्रकाश। ठीक है। दंडी हम पढ़ चुके, दंडी नहीं है। ठीक है। कुंतक नहीं है, भोज भी नहीं है। ठीक है। तो काव्य प्रकाश आपको बताना है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से रचनाएं एकदम याद हो जाएंगी। जितने भी ग्रंथ हैं आपको 2 बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको काव्य प्रकाश, प्रकाश में कौन लेकर आता, मम्मा, मम्मा, मम्मट। ठीक है। मम्मा यानी कि मम्मी, माँ। ठीक है। माँ हमेशा चाहती है कि हमारा जो बच्चा है वो प्रकाश की तरफ जाए। तो काव्य प्रकाश, काव्य को प्रकाश में कौन लेकर आता, मम्मा, मम्मट, मम्मा। ठीक है। इस तरीके से आपको अलंकार सर्वस्व, अलंकार ही सर्वस्व के रचयिता कौन है आपको बताना है। अलंकार सर्वस्व आपको बताना है। रुयक, ये कौन है, रुयक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साहित्य दर्पण। तो ये बताइए, दर्पण तो कौन देखता है, आप देखेंगे मेट्रो में या घरों में, ड्रेसिंग टेबल, कहीं पर भी, हर जगह क्या है, दर्पण है। और पूरा विश्व दर्पण देखता है, पूरा विश्व दर्पण देखता है। तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है, रस गंगाधर। गंगा को धारण करने वाले, जग का नाथ, जगन्नाथ तो कृष्ण भगवान को कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप जगन्नाथ ना पढ़ के जग के नाथ भगवान शिव ने गंगा को धारण किया। गंगाधर, गंगाधर। ठीक है। जग के नाथ गंगाधर। ठीक है। जग के नाथ गंगाधर। तो गंगा, रस गंगाधर के रचयिता कौन है। अब आप देखेंगे बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं है। एक तरफ आचार्य लिखेंगे, एक तरफ ग्रंथ लिखेंगे। 15 से 20 ग्रंथ हैं और एक एक 2 हैं, बस ज्यादा नहीं है। एक ही एक मुस्लिम है का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 2 बार पढ़ेंगे और ट्रिक लगा देंगे तो 100% आपको 2 बार में याद हो जाएंगे और कभी गलती नहीं करेंगे। गंगा को धारण किसने किया, जग के नाथ ने, जगन्नाथ का। दर्पण कौन देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। किस संस्कृत को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि, शाहजहां ने, ठीक है, पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया है। पंडित राज मतलब उनको उपाधि दी है, आपको बताना है। ठीक है। कौन है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, श्री कुंतक है। ठीक है। या फिर आपको बताना है कि अभिनव गुप्त हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अलंकार के संबंध में ग्रंथ कव्यानंद। ठीक है। कव्यानंद आपको बताना है कि ये किसका है, ये है आपका अप्पय दीक्षित का। कुवलयानंद जो है, कुवलयानंद, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभा को 2 भेद। अब यहां से भी ये पूछ सकते हैं प्रतिभा के 2 भेद कौन कौन से। एक तो आपको प्रश्न में प्रश्न मिल गया, कार्यत्री और भारत्री। प्रतिभा के 2 भेद मुख्य जो माने गए हैं, एक कार्यत्री है, दूसरा भारत्री है, भावयत्री। ठीक है। तो ये किसने माने हैं आपको बताना है। ठीक है। तो ये विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, किसने माने हैं आपको बताना है। तो ये राजशेखर ने माने हैं। तो 2 प्रश्न मिल गए कि राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने, 2, कौन कौन से, कार्यत्री और भारत्री। इसी प्रकार प्रतिभा के 2 भेद ये जो किसने माने, राजशेखर ने माने। किसकी प्रतिभा को भारत्री प्रतिभा कहा जाता है। अब देखो भाव कहाँ आते हैं, हृदय में। भाव तो हृदय में होते हैं, तो सहृदय की प्रतिभा को भारत्री कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रज्ञा नमोन्वेष शालिनी प्रतिभा मता, किसकी पंक्ति है, प्रज्ञा नमोन्वेष शालिनी प्रतिभा मता। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है किसने माना है, आपको अपना आंसर बताना है। तो ये है भट्ट तौत। ठीक है। भट्ट तौत का है। नेक्स्ट कितने प्रकार के काव्य हेतु होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। काव्य हेतु का एक टॉपिक है छोटा सा, काव्य हेतु, काव्य गुण। ठीक है। काव्य लक्षण, आपको ये सब आप अभिधा काव्य जो शब्द शक्तियां हैं, इनको हम डिटेल में एक एक छोटे छोटे टॉपिक में कवर करेंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं एक साथ पूरा काव्य शास्त्र। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने प्रकार के काव्य हेतु होते हैं। तो काव्य हेतु मतलब कारण, ठीक है, जिसके कारण से हम काव्य हेतु जन्म। तो ये काव्य हेतु में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, प्रतिभा जो एक ज्ञान होता है, व्युत्पत्ति और तीसरा क्या है, अभ्यास। तो ये 3 हेतु हैं। इसी प्रकार से काव्य गुण भी है, कौन कौन से, माधुर्य, प्रसाद और ओज, 3 गुण हैं। ठीक है। शब्द शक्तियां भी इसी प्रकार से 3 है, अभिधा, लक्षण, अभ्यंजना। नेक्स्ट है काव्य अर्थ काम मोक्षेशु वच्च क्षम कलेशु चा, किसकी पंक्ति है। ठीक है। का देखो धर्मार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। ये सब जो है इसको ये किसकी पंक्ति है, आपको इन शब्दों को पकड़ लेना है कि धर्म अर्थ काम। ठीक है। तो ये जो है किसकी पंक्ति है, भामह, मम्मट, भरत या बामह। ठीक है। तो आपको बताना है, तो ये है भामह। नेक्स्ट है काव्यम यशेषु अर्थ कृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षते संधान पर निर्वत्ते कांता सम्मति यतोपदेशो। आपको बताना है कि काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है। ठीक है। आपको
ये परिभाषाएं थोड़ी सी टफ होती हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि काव्य में यश अर्थ के जो व्यवहार होता है, ठीक है, ये जो है किसने बताया। इसी प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको भामह, इस तरीके से आपको पकड़ लेना, रटना एकदम ऐसे कि हम सारे शब्द, आप इसको 2-2, 3-3 शब्द पकड़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये किसका है, मम्मट का है। नेक्स्ट है हमारा शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं। अभी बताया था अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो मूलतः तो कितने हैं, 3। काव्य हेतु भी 3 है, काव्य गुण भी 3 है। वैसे तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग माने हैं। इसी प्रकार से शब्द शक्तियां 3 है, लेकिन इनके अलग अलग भेद, मूलतः तो 3 ही है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थबोध, जो प्रसिद्ध अर्थ है, ठीक है, सांकेतिक अर्थबोध के मूल कारण उपलब्ध हो तब कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति, आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा, अभिधा। अभिधा सिंपल सीधा साधा अर्थ, जो प्रसिद्ध अर्थ होता है, ठीक है, तो वही हमारा अर्थबोध, जो अर्थ संकेत बोध, आपको उसको पढ़ के ही आपको पता चल जाए तो वो कौन सा होता है, सिंपल अभिधा है। ठीक है, जहां मुख्य अर्थ में बाधा हो, मुख्य अर्थ जैसे जल को जल बोला तो मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ा, ठीक है, रूढ़ी अथवा प्रयोजन, रूढ़ी और प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, कि मुख्य अर्थ ना होकर उसका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाधा उत्पन्न होती है और उसका जो मुख्य अर्थ न होकर दूसरा अर्थ निकलता है, रूढ़ा और प्रयोजन, तो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है, आपको बताना है। तो ये कौन सी है, लक्षणा। ठीक है, अभिधा में जहां पर बाधा उत्पन्न होती है तो वहां कौन सी हो जाती है, लक्षणा। रूढ़ा और प्रयोजनवती, अभी जस्ट पढ़ा हमने, रूढ़ा और प्रयोजन, ये जो है वो किस शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं, तो ये आपके लक्षणा के हैं। किसके हैं, लक्षणा के। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, जहां पर ना तो अभिधा है ना ही लक्षणा है। जहां अभिधा का अर्थ तो सामान्य अर्थ है, लक्षणा, अभिधा में जहां बाधा उत्पन्न होती है वहां लक्षणा, लेकिन ना तो अभिधा है ना ही लक्षणा है, तो कौन सी होगी, व्यंजना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि सिद्धांत, अभी पढ़ा था ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि आनंद, ठीक है, ध्वनि आनंद वर्धन, इनका अभी पढ़ा था। ठीक है, कौन सा है, ध्वन्यलोक, ठीक है, ध्वन्यलोक इनका ग्रंथ है, और सिद्धांत कौन सा है, ध्वनि सिद्धांत, ध्वन्यलोक लोचन अभिनव गुप्त का। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो भामह है, दंडी है, रुद्रट है, और वामन पंडित जो है वो किससे चलते हैं, रीत से चलते हैं, रीत विधि से पूजा पाठ करते हैं, तो वामन का क्या हो गया, रीति, तो इसलिए भामह, दंडी, उद्भट का अलंकारवादी हो गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस आचार्य ने शब्दालंकारों में अधम काव्य, अर्थालंकारों में मध्यम काव्य, ठीक है, तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम तथा उत्तमोत्तर कहा है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आचार्य जिसने अलंकारों को इस प्रकार से वर्णित किया है। ठीक है, अलंकारों के संबंध में, तो आपको अपना आंसर बताना है, तो ये कौन है, मम्मट है। नेक्स्ट है देखो आनंद वर्धन का ध्वनि संप्रदाय है। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जनश्रुति यानी कि लोगों के द्वारा, तो ये है आपके नंदिकेश्वर। वैसे सबसे पहले रस आचार्य जो है भरत मुनि को माना गया। भरत ने रसों की संख्या कितनी, भरत मुनि ने किसकी संख्या मानी है, 8। जो नवरस हैं 9 रस हैं, लेकिन भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं, लेकिन सामान्यतः जो मान्यता है वो 9 रस की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन्होंने, ये भरत मुनि की परिभाषा है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचार की संयोग से जो रस की निष्पत्ति उत्पत्ति होती है वही रस कहलाता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि के जो संयोग से निष्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। तो ये कथन जो है ये भरत मुनि का ही। नेक्स्ट, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो हमारे मनोविकार अंतःकरण में हृदय में विराजमान रहते हैं, जिन्हें कोई भी अवरुद्ध दबा नहीं सकते, यानी कि वो हमेशा रहते ही रहते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव। जिस प्रकार से नवरस है, हर रस का एक स्थायी भाव है। ये हम रस का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कि नवरस कौन कौन से, किसका स्थायी भाव क्या है, ठीक है, कैसे ये अनुभाव के कितने भाव हैं, ये सब व्यभिचारी से जो स्थायी भावों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रस के टॉपिक में हम कवर करेंगे इसको अलग से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या कितनी है। जब सामान्यतः रसों की संख्या 9 मानी गई है तो स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी, 9, क्योंकि हर रस का एक स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव बताना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, विभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। रस निष्पत्ति का प्रथम व्याख्याकार किसे माना गया, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार, रस के प्रथम व्याख्या जो वो आचार्य हैं भरत मुनि, लेकिन रस निष्पत्ति को व्याख्या किसने सबसे पहले की है, ये क्वेश्चन अलग है। ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिए।
रस के प्रथम आचार्य भरत मुनि है, ठीक है। लेकिन रस निष्पत्ति जो है, रस की उत्पत्ति किस प्रकार से, इसकी जो व्याख्या करने वाले आचार्य हैं वो सबसे पहले कौन से आचार्य हैं, तो ये हैं आपके भट्टलोलट, ठीक है। भट्टलोलट, ये इन्होंने सबसे पहले व्याख्या की। सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक, ये सब के सब स्थायी भाव हैं। उद्बोध कारणों को क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। रति श्रृंगार रस का, उत्साह, जोश, शोक, ठीक है, आपको बताने से। आलम्बन और उद्दीपन रस के किसके अंग हैं, स्थायी भाव के हैं, संचारी भाव के हैं, व्यभिचारी के हैं, आपको बताना है। तो ये विभाव के हैं, आलम्बन और उद्दीपन। किस प्रकार से आलम्बन जो है, उद्दीपन और आलम्बन, ठीक है, किस वजह से जो है विभाव और अनुभाव, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको भाग जो है याद रखने हैं। तो विभाव के कौन है, आलम्बन और उद्दीपन, और अनुभाव के कितने, 8 वो में पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा रतादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाले आश्रय की बाह्य चेष्टाएं जो है, ठीक है, रत आदि की जो भावों को प्रकाशित करने वाले आश्रय और आलंबन, ठीक है, कि भाव में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं वो किसके हृदय में होती हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव या फिर व्यभिचारी भाव। तो ये क्या है, अनुभाव, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुभावों के कितने रूप माने गए। अब नाम पूछा जा सकता है, संख्या पूछी जा सकती है। तो अनुभावों के कितने रूप हैं, ये हैं आपके 4। कितने हैं, 4। कौन कौन से नोट कर लीजिए, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य, ठीक है। सात्विक, कायिक या कायिक को ही शारीरिक, ठीक है, कायिक, मानसिक और आहार्य वेशभूषा, ठीक है। तो ये 4 अनुभावों के रूप हैं। सात्विक अनुभाव, अब इसके अलग अलग हैं फिर से, ठीक है। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं, सात्विक अनुभाव के जो भेद हैं वो 8 हैं, ठीक है। संचारी भाव जो है 33 होते हैं, स्थायी भाव 9 होते हैं, रस 9 है, अनुभाव, ठीक है, 4 हैं, विभाव 2 है। ये संख्या आपको याद करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्त वृत्तियां क्या कहलाती हैं, जो अस्थिर हैं, स्थिर तो जो है उनको स्थायी भाव कहा जाता है, लेकिन जो अस्थिर हैं, ठीक है, अस्थिर को क्या कहा गया, अनुभाव कहा गया, क्योंकि ये जो है अस्थिर है, कुछ पल के लिए आके फिर वापस से अपनी स्थिति में पहुंच, ठीक है। तो अनुभाव जो है, ठीक है, ये सॉरी संचारी भाव है, ये क्या हो जाएगा आपका संचारी भाव। ये है आपके अस्थिर, जबकि स्थिर जो है वो स्थायी भाव हो जाएंगे, और अनुभाव तो आपके ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। जो व्यभिचारी भाव है उनकी संख्या आपको बतानी है। तो ये व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है, एक ही बात है, ठीक है। भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा गया, वैसे संचारी भाव एक ही बात है, संचारी कहो व्यभिचारी कहो, तो इनकी संख्या 33 है, ठीक है। नेक्स्ट है, रस के भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है। ये रस का वास्तविक जो है भोक्ता वो किसके अनुसार है, नट नटी। ये है भट्टनायक, लोलट, अभिनव गुप्त, श्री शंकुक। आपको बताना है कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ये है भट्ट लोलट, जो रस के प्रथम व्याख्याकार कहलाते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य ने सिद्धांत को आरोपवाद किसने माना है, आरोपवाद की संज्ञा किसने दी है, ठीक है। तो आरोपवाद की संज्ञा ये भी कि हम इसमें आरोपित कर लेते हैं, नट जैसे भगवान राम जैसे दृश्य चल रहा है उसमें राम जो अभिनय कर रहा है इसमें हम आरोपित कर देते हैं राम को, तो वो राम का जो आरोपित कर दिया भट्ट लोलट के द्वारा उन्होंने बताया कि ऐसा हम आरोपित कर देते हैं, उस समय वो राम नहीं है लेकिन राम की भूमिका अदा करने पर हमने उसे आरोपित कर दिया, ठीक है। तो ये भट्ट लोलट के अनुसार है। ये हम जब पढ़ेंगे रस निष्पत्ति का जो पूरी व्याख्या पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है, किस आचार्य के सिद्धांत में रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमान, अब देखो अनुमानवाद किसने माना, ठीक है। अनुमान हम कब लगाते हैं, जब हमें कहीं ना कहीं शक होता है, शंकुक को अनुमानवाद, ठीक है। भट्ट लोलट का भी आपका कौन सा हो गया है, रस निष्पत्ति का, ठीक है। अभिनव गुप्त जो है आपके ध्वनि से है, क्योंकि ये आलोचक किसके हैं, जो आपके ध्वनि के हैं, ध्वनि, ठीक है। आनंदवर्धन उनके ये आलोचक हैं। किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय, जैसे अभी आरोप पढ़ा था हमने, वैसे चित्र तुरंग न्याय पर आधारित किस का सिद्धांत है, किस आचार्य का है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक में आरोप आ जाएगा, एक में चित्र तुरंग न्याय आ जाएगा, इस तरीके एक में अनुमान आ जाएगा। तो आपको बताना है कि चित्र तुरंग न्याय जो है, ये शब्द भी रट लेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस भी याद कर लेंगे ना तो भी इनफ है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, आपने केवल क्वेश्चंस कर लिए तो भी आपको यही प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये शंकुक के अनुसार चित्र तुरंग न्याय है, आरोपित भट्ट लोलट का है, अनुमान अभिनव गुप्त का है, शंकुक का है, ठीक है। किस आचार्य को साधारणीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साधारणीकरण का प्रवर्तक किसे माना गया है,
कि किसने साधारणीकरण मान लिया, किसने चित्रतरंग न्याय माना है, किसने आरोपित माना है। तो साधारणीकरण आपको बताना है ये किसने माना है, भट्ट नायक ने। ठीक है, भट्ट लोलट ने आरोप माना है, साधारणीकरण भट्ट नायक ने माना है, चित्रतरंग न्याय शंकुक ने माना है। बस यही प्रश्न है, अगर आप देखेंगे ग्रंथ पढ़ लेंगे और उनके जो बाद हैं उनको पढ़ लेंगे, रस निष्पत्ति आलो, और तो आपको हो जाएगा, इनफ है इतना। अविधा, भावगत और भोग, काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि काव्य के 3 गुण अविधा, भावगत और भोग ये जो है वो किस आचार्य ने माने हैं, आपको आंसर बताना है। तो ये भट्ट नायक के अनुसार है। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद के आचार्य आपको बताना है। अभिव्यक्तिवाद जो है वो अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त का है, क्योंकि आनंदवर्धन का तो ठीक है ध्वनि सिद्धांत हो गया, उसी के ये कौन है आलोचक है, पर इनका अपना वाद कौन सा, अभिव्यक्तिवाद है। इन्होंने बोला ध्वनि नहीं है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, भट्ट नायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिभूत हुआ है। ठीक है, भट्ट नायक ने जैसे भोजकत्व माना है तो अभिनव गुप्त ने उसे क्या माना है, ये पूछा गया प्रश्न आपसे, तो ये रसाभिव्यक्ति माना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता। ठीक है, रस जो है उसमें भरत मुनि के जो है अंतिम व्याख्याता आपको बताना है कि कौन है इसके, तो अभिनव गुप्त है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत, जैसे चित्रतरंग न्याय है उसी प्रकार से न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति के व्याख्याता कौन है, कि जहां पर न्याय। ठीक है, तो ये कौन है, शंकुक है। आपको आप देखेंगे कि ये जो आप भारतीय और पाश्चात्य शास्त्र के जितने भी प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप थ्योरी भी पढ़ लेते तो यही प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न और आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि रचनाएं भी इनकी बहुत कम है, ग्रंथ भी बहुत कम है, कोटेशन भी 1-2 है। तो अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो लगभग वही 300 प्रश्न है, जिसमें से आपका भारतीय और पाश्चात्य शास्त्र के सभी प्रश्न मिल जाते हैं। तो क्यों ना एक बार इनको रट लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले। ठीक है, सांख्य दर्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन किसका है, कपिल मुनि का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याकार हैं। रस के जो सबसे प्रमुख माने गए हैं वो है भरत मुनि, लेकिन प्रथम व्याख्याकार कौन है, पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जरा। तो रस निष्पत्ति सांख्य दर्शन के आधार पर, क्योंकि यहाँ दर्शन को पूछा गया है कि किसमें कौन से दर्शन को, शैव दर्शन किसमें है, सांख्य दर्शन किसमें है, इस प्रकार से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है। तो अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले प्रथम व्याख्याकार जो है कौन थे, भट्ट लोलट। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पूछा गया सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के आधार पर भट्ट नायक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है वेदांतानुसार, वेदों के अनुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले। अब यहाँ पर पता चल गया आपको, सांख्य दर्शन के आधार पर तो भट्ट नायक ने किया है, वेदों के अनुसार किसने किया है ये आपको बताना है। तो वेदों के अनुसार रस की निष्पत्ति, शब्दों को पकड़ना है हमें, रस की निष्पत्ति की बात हो रही है, रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले। ठीक है, जो व्याख्याकार हैं तो उनमें किसने किसको माध्यम बनाया है, सांख्य दर्शन बनाया है भट्ट नायक ने। ठीक है, वेदांतानुसार किसने बनाया है, अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है साधारणीकरण, ये शब्द को आपको पकड़ना है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। यह किस व्याख्याकार का कथन है, आपको बताना है कि साधारणीकरण है जो विभावादि का होता है, और यह भाव जो हमारी फीलिंग होती है, भाव होती है, उसका परिणाम होता है। यह बात किसने कही है, ये आपके भट्ट नायक जी ने कही। ठीक है, ये कोटेशन किसकी है, भट्ट नायक जी। नेक्स्ट है आलंबन का साधारणीकरण। ठीक है, आलंबन का, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन, तो आलंबन का साधारणीकरण किसने माना है, ये आलंबन का साधारणीकरण ये किसने माना है, ये माना है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है, जो कवि की भावना है उसी का साधारणीकरण माना। अलग अलग, अब आप एक तरफ साधारणीकरण वाले सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, फिर आप उसमें अंतर देखेंगे तो आपको पता चल जाए। आलंबन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कवि की भावना, तो कवि की भावना डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अब नेक्स्ट आ गया सहृदय की चेतना का भाव साधारणीकरण, कवि की भावना, आलंबन, सहृदय की चेतना का साधारणीकरण। तो सहृदय की चेतना का साधारणीकरण किसने माना है, केशव प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द सबसे पहले किसने बोला। ठीक है, आपने देखा पंडित जी कहते हैं ना, जब हमसे कथा कुछ भी कराते हैं तो बामन लोग क्या करते हैं, पहले आत्मा शुद्ध करो। ठीक है, आपके हाथ में जल देंगे, आचमन कराएंगे, कहेंगे आत्मा शुद्ध करो। ठीक है, तो आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, वामन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? अंतरंग, ठीक है, यानी कि आंतरिक, बाहर नहीं, आंतरिक। ये ऐसा कौन सा, ठीक है, इसमें संप्रदाय है जो काव्य के आंतरिक पर बल देता है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये क्या है? ध्वनि, अंतर्मन की ध्वनि को सुनो, ऐसे याद रखो। अंतरंग, अंतरंग मन की ध्वनि, तरंग, तरंग ध्वनि, साइंस में पढ़ते हैं ना तरंग ध्वनि, तो तरंग ध्वनिया होती है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो आप बड़े आराम से, और इसे याद हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ अपने शब्दों से पकड़ना है, आंसर तक पहुंचना है, बस इस तरीके से सिलेक्शन चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले जो हमारे स्थायी भाव हैं, जिनकी संख्या आपको बताई थी 9 होती है, 9 रस होते हैं, अलग अलग राइटर ने अलग अलग रसों की संख्या मानी, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 9 रस है, ठीक है। तो स्थायी भाव की संख्या जो है, भाव है, उनको उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अनुभाव होते हैं, रस होते हैं, विभाव होते हैं, या फिर संचारी भाव होते हैं। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो स्थायी भाव को उद्घोषित क्या करते हैं? विभाव। और विभाव के भेद क्या है? आलंबन और उद्दीपन, जिससे जो स्थायी भाव है वो कैसे हो जाते हैं? उद्बोधित हो जाते हैं, ठीक है, उद्घोषित हो जाते हैं, ठीक है, वापस से पुनः अपनी स्थिति में। तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के भेद है, जिनसे स्थायी भाव जो है परिलक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले, साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कि अंतर्गत कवि कर्म और कवि अनुभूति की ओर इंगित करता है, कवि कर्म और कवि अनुभूति, ठीक है, आपको बताना है कि कवि जो कर्म है या कवि अनुभूति जो करता है, वो साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है, ठीक है, आपको अपना आंसर बताना है। तो ये कौन है? धनंजय। नेक्स्ट है भावक या पाठक, यानी कि जो पाठ को पढ़ने वाला होता है, जो भाव को समझने वाला होता है, उसे भावक कह दिया, साधारणीकरण माना है। साधारणीकरण के आपको सारे का सारे एक जगह लिख के या वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि साधारणीकरण में किस प्रकार से आलंबन किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कवि की भावना नगेंद्र ने, कवि कर्म धनंजय ने, ठीक है, इसी प्रकार से पाठक का साधारणीकरण किसने माना है, ठीक है। तो आपको एक और इनसे प्रश्न आता है, बहुत जरूरी है ये आपको याद करना, सारे शब्दों को पकड़ना है कि साधारणीकरण की व्याख्या किसने किस प्रकार से दी है। तो आपको बताना है अपना आंसर। ये जो पाठक है श्याम सुंदर दास, भाव श्याम सुंदर दास, ठीक है, इस प्रकार से श्याम सुंदर दास, ठीक है, भाव। नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ, ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रश्न में ही प्रश्न है, यहाँ पर एक ग्रंथ का नाम दिया है उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि। ये जो है ग्रंथ किस प्रकार का है? नायक नायिका रूप है इसमें, ठीक है, नायक नायिका भेद निरूपण किया गया है इस ग्रंथ में। तो पहला तो प्रश्न आपको ये मिल गया कि नायक नायिका भेद निरूपण उज्ज्वल रूप गोस्वामी जी का है। अब नीलमणि कैसी है? मणियां जो होती, मणि कैसी होती? बहुत ही रूपवान होती है मणि, ठीक है, तो मणि कैसी है? रूप है मणि के पास, तो ये रूप गोस्वामी जी। समझ में आ गया? आपको यहाँ से 2 प्रश्न मिल गए। सील के आधार पर नायक के कितने भेद हैं? जैसे धीरोदत्त, ठीक है, तो जो नायक के गुण है, जैसे रावण किस प्रकार का नायक है, राम किस प्रकार के नायक हैं, इस प्रकार से तो 4 प्रकार के जो है सील के आधार पर नायक के भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट पद रचना रीति। अब याद होगा पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको कि रीति से यज्ञ करने वाले पूजा पाठ कराते हैं कौन? वामन। तो विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद जो है वो रीति जो है वही हमारा क्या कहलाती है? काव्य कहलाता है। ये किसने बोला है? वामन ने। तो एक बार आप पकड़ेंगे तो आप आगे उस चीज को कनेक्ट कर लेंगे तुरंत। तो रीति संप्रदाय जो आचार्य वामन का है, और रचना में जो रीति है वही विशिष्ट पद, तो ये आचार्य वामन के द्वारा ही, ये कथन भी वामन का है, रीति संप्रदाय भी वामन का है। तो यहाँ से उम्मीद है कि आप आराम से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ध्यान से एक बार सुनना है आपको, और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाइए। आप निश्चित तौर पर कह रही हूँ कि आप जो मेरे ये पढ़ाए हुए 300 प्रश्न लगभग हैं, इससे आपका प्रश्न 100% आ जाएगा और गलती नहीं करेंगे आप। इस तरह प्रश्न बनते ही नहीं है। आप बुक उठा के देखिए, 300-400 प्रश्न में आपका जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है वो आपके मिल जाते हैं। रीति को संघटना अर्थात समय घटना नाम किस आचार्य ने दिया? अब रीति को देखो, रीति संप्रदाय को तो वामन है, पर रीति को संघटना किसने कहा है? ये चीज ध्यान रखनी है, या समय घटना एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि रीति को समय घटना या, ठीक है, तो ये आपके आनंदवर्धन ने कहा है। किसने कहा है? आनंदवर्धन ने। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं जिनसे भी प्रश्न पूछा था। एक तो आपके ग्रंथ से हो गया, संप्रदाय से हो गया, और एक आपका कथन हो गए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्द और अर्थ के साथ जो होता वही हमारा काव्य है। ये किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, तो ये भामह ने कहा है। किसने कहा है? भामह। नेक्स्ट, शरीरम तादव्यम इष्ट अर्थ विच्छन पदावली, ठीक है, शरीर अर्थ तादव्यम, ठीक है, ये जो है पदावली किसने कहा है? आपको बताना, ये कथन किसका है?
यह कथन जो है आपका, देखो शरीरम तादव्यम, स्टार्थ विच्छन पदावली, शरीर पर कुछ शब्द आपको पकड़ना है, ठीक है, इष्ट अर्थ, इस तरीके से आपको शब्दों को पकड़ना है तो आपको याद हो जाएगा। ये है दंडी, ठीक है। नेक्स्ट है रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य आपको बताना, अभी देखो अभी पढ़ा था रीति संप्रदाय वामन का है, रीति को ही काव्य बताया, रीति यानी कि इन्होंने क्या है, रीति को आत्मा बताया है काव्य में, कि काव्य जो है हमारा जिसमें रस अलंकार अलग अलग, किसी ने ध्वनि को बताया है तो किसी ने रीति को बताया है, तो किसी ने अलंकार को बताया, तो किसी ने रस को बताया, तो वामन किसको बताते हैं, रीति को बताते हैं, कि काव्य का जो आत्मा है वो रीति है, ठीक है। नेक्स्ट है शब्दार्थम शरीरम तादु काव्यम, ठीक है, शब्दार्थम शरीरम तादु काव्यम। अब यहाँ पर देखो शरीर तादुम इष्टार्थम, इष्टार्थम तो ये तो दंडी का है, लेकिन यहाँ पर ताद काव्यम, ठीक है, ये आपको पकड़ना है शब्द, शब्द और अर्थ, ठीक है, ये एक तरीके से आपको पूछना है, बताना है कि ये किसका है, ठीक है। तो ये है आपका आनंदवर्धन का। नेक्स्ट है हमारा, इसको ध्यान से देखना है, तद 200 शब्दार्थम सगुणा फलन कृति पुनः क्यापी, मोस्ट पंक्ति है ये, ठीक है, ये वाली पंक्ति जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आई हुई पंक्ति है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है, ये आई हुई पंक्ति है, ये मम्मट की है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मुझे अभी तक याद है जब मैंने इसे, कि जो हमारे शब्दों में दोष होते हैं, ठीक है, वो हमारी माँ हमें बताती रहती है, गलतियां दूर कराती रहती है। तद 200 शब्दार्थ, ठीक है, जो हम शब्दों के माध्यम से कुछ दोष कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो मम्मा क्या करती हैं, उन्हें सगुण, हमें गुणवान बनाना चाहती हैं, सगुण वन लंकृति पुनः ज्ञापी, ठीक है, वो पुनः पुनः बार बार गलती हमारी हमें याद दिलाकर हमें क्या बनाती है, गुणवान बनाना चाहती हैं। तो मम्मट मम्मा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखेंगे रीति आत्मा, तो रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन हो गए, शब्द और अर्थ सहज ही काव्य है, ये भामह है। आप एक बार लिख के ध्यान से इसे एक बार पढ़ेंगे सुनेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह किसने बोला है, बताना है आपको, तो ये जगन्नाथ ने। इसको कैसे याद रखें, जग में सभी लोग रमणीय स्थान पर जाना चाहते हैं, रमणीय स्थान पर मतलब घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसा रमणीय स्थान हो जहां बहुत ही शांति हो, बहुत अच्छा हो, ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जग में सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काव्यम रसात काव्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, वो कथन है, आपको ध्यान रखने, ये जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एग्जाम में इससे ज्यादा आते नहीं, यही प्रश्न आते हैं घूम फिर के, आप देखेंगे। तो वाक्यम रसात वाक्यम किसने कहा है, विश्व ने, विश्वनाथ प्रसाद। इसको कैसे याद रखेंगे, कि विश्व में सभी चाहते हैं कि हम जो वाक्य बोले उनमें रस हो, शब्द जो हमारे मुंह से निकले, हम जो वाक्य सेंटेंस जो बोले वो कैसे होने चाहिए, रस युक्त होने चाहिए, ठीक है। कर्कश ध्वनि किसी को नहीं पसंद है, रस में युक्त जब हम वाक्य बोलते हैं तो विश्व में सभी हमें पसंद करते हैं, ठीक है। तो वाक्य हमारे कैसे होने चाहिए, रसात्मक होने चाहिए, ये हम ही नहीं कह रहे, पूरा विश्व कह रहा है। चलो, कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य ने बोला, कवि समय, ठीक है, आपको बताना है कि कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया है। आपको अपना आंसर टिक लगाना और बताना है, तो ये कौन है, राजशेखर। नेक्स्ट, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सदोवर, ठीक है, ब्रह्मा के समान, सदोवर मतलब भाई, रस निष्पत्ति में किसने माना, किस व्याख्याकार ने माना है, आपको बताना है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्मा जो है, ठीक है, सदोवर भाई के समान, ये किसने माना है, तो ये है आपका भट्ट नायक जी ने। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन है, ठीक है, प्रेक्षक की अनुभूति, ये अनुभूति जो है वो किसने मानी है, तो ये है आपका भट्ट लोलट। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार्य, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बताइए जरा, ध्वनि संप्रदाय किसका है, आनंदवर्धन का, ठीक है। इसी के विरोधी कौन है, बताइए, निम्न में से कौन ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, ठीक है, आपको बताना है अपना आंसर, ध्यान से देखकर बताइए कि ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है। हमने आलोचक पढ़े अभिनव गुप्त, विरोधी और आचार्य में वो आलोचक में अंतर, ध्यान रखिएगा, ये तो आपके आलोचक हैं, ठीक है, लेकिन विरोधी नहीं है, विरोधी अलग चीज हो गई, ठीक है, विरोध करने वाले, ये ध्वनि जो है वो सही नहीं है भट्ट नायक में, क्योंकि ये रसवादी हैं, ठीक है। और अभिनव गुप्त जो है वो आलोचक है आनंदवर्धन के, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय जो ग्रंथ है उसके आलोचक अभिनव गुप्त हैं, जबकि विरोधी भट्ट नायक हैं। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने माना है, रस को मूल पात्र में किसने माना है, ये प्रश्न आपको बताना है कि रस को मूल पात्र किसने माना है, ठीक है। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस जो है
इसको ही मूल पात्र माना है। किसने माना है? तो ये है आपके भट्ट नायक जी ने। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है। कौन सी है ऐसी जो छंद शास्त्र की प्रथम कृति मानी जाती है? छंदों का जिसमें वर्णन है तो वो आपकी छंदमाला है। नेक्स्ट है, गणराज्य रिपब्लिक किस विद्वान की कृति है? ठीक है, ये तो बहुत ही पॉलिटिकल में भी आपने पढ़ा होगा। रिपब्लिक बताइए जरा किसकी है? ये हमारा यहाँ से पाश्चात्य शास्त्र के जो है क्वेश्चन शुरू हो गए, प्लेटो। नेक्स्ट हमारा, किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज में बहिष्कार, भर्त्सना मतलब उसकी विरोध किया कि मतलब सही नहीं है, एक तरीके से उसको नेगेटिव, ठीक है, जो काव्य है वो हमारे समाज के लिए गलत है, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, हमारे समाज से कविताओं को निकाल देना चाहिए। याद आ गया होगा आपको, बताइए जरा। बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने क्या बोला है कि जो काव्य है वो एक, जैसे मान लीजिए कि गोबर की भरी हुई टोकरी है, वो किसी काम की नहीं है, ऐसा उन्होंने काव्य को बता दिया गया। ये कोटेशन भी उन्होंने दी है। बताओ कौन है? ये प्लेटो है। प्लेटो राज्य की एक सुव्यवस्था चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन जैसे कह सकते हैं, राजनीति शास्त्र है। इन्होंने ये मानते हैं कि काव्य का कोई अहम भूमिका नहीं, ये तो बेकार है हमारे समाज के लिए, ये हमारे समाज को प्रगति की ओर नहीं ले जाता है। काव्य में उदात्त, ठीक है। अब ये कुछ कुछ आपको यहाँ पर भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी शब्दों को पकड़ना है। जैसे हमने अपने भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ा है, वैसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, ठीक है, उदात्त जो है वो किस पाश्चात्य आचार्य का है? पेरिपुसिस इनकी जो रचना है, ठीक है, पेरिपुसिस इनकी रचना है, आपको बताना है। तो ये है आपके लॉन्गिसिस, ठीक है, लॉन्जाइनस भी कहीं कहीं लिखा हुआ। साहित्य का उद्देश्य, विरेचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डीएसएस भी इसे पूछ चुका है कई बार। विरेचन आपको बताना है। विरेचन मतलब क्या है? कि दुख की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है, ऐसे काव्य से इंसान जो है किस प्रकार से, विरेचन जो है आपको बताना है ये किसका है? विरेचन किस सिद्धांत, किस विद्वान ने माना है विरेचन को, बताइए। तो ये है आपके अरस्तु। नेक्स्ट है पेरिपोइथिकेस। पेरिपोइथिकेस ये रचना है काव्य शास्त्र, ठीक है, यानी कि काव्य शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक है पेरिपोइथिकेस। ये रचना किसकी है? एडलर, अरस्तु, प्लेटो या फिर लॉन्गिसिस, आपको बताना है। तो ये है अरस्तु की। नेक्स्ट है अरस्तु के नाटक त्रासदी। अरस्तु के नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने गए हैं? तो इनके तत्व जो हैं वो 6 तत्व माने गए हैं। ये नेक्स्ट है किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? किस सिद्धांत ने? तो ये अरस्तु ने किया है। अरस्तु के गुरु का नाम बताइए, आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में। कल्पना के लिए फैंटेसी, ठीक है, फैंसी, ठीक है, फैंटेसी शब्द वही फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? कि कल्पना के लिए, ठीक है, आपको बताना है। तो ये कौन है? जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस आलोचक ने काव्यालोचन सिद्धांत, अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद, रोमांटिक मूवमेंट्स, ठीक है, आपको बताना है स्वच्छंदतावाद पर घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो समझे जाते हैं, बताइए इनमें से कौन एक है जो स्वच्छंदतावाद के लिए, स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? ऐसे कौन से विद्वान हैं आपको इसमें बताना है। तो ये वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अंग्रेजी में इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं जो हैं, लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स ये भी, ठीक है, आपको बताना है। लिरिकल बैलेट्स जो है वो किसकी है? ये भी वर्ड्सवर्थ की ही है। नेक्स्ट है कल्पना के 2 प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, ये किसने, किस विद्वान ने माने हैं? तो ये भी आपके किसके हैं? कॉलरिज के हैं। कल्पना, कॉलरिज, कल्पना, कल कॉल, कल कॉल, इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड आपको बताना है कि प्रसिद्ध कविता किसकी है? द वेस्ट लैंड प्रसिद्ध कविता किसकी है? इलियट की है, इलियट, ठीक है। परंपरा पर सिद्धांत और कला तथा निर्वैयक्तिकता, तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है वो आपको बताना है। इम्पर्सनल थ्योरी, इम्पर्सनल थ्योरी, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, यहाँ से आपको पकड़ना है कि निर्वैयक्तिकता की जो थ्योरी है वो किसने दी है, ठीक है। इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, ये किस आलोचक ने दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके इलियट की ही है। द वेस्ट लैंड इनकी रचना है और ये इनका सिद्धांत है, ठीक है, इलियट का। देखो इलियट, इडियट ऐसे बोलते हैं, इलियट इडियट, अरे बेस्ट लैंड, कोई अच्छी जगह देनी है तो इडियट को क्यों दे रहे हो? किसी अच्छे इंसान को दो, ठीक है। निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनल, ठीक है, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, इलियट। अब यहाँ पर आपको विसंगत छांटना है, गलत युग में छांटना है। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का, उज्जवल नीलमणि रूप, अभी पढ़ा हमने, रूप गोस्वामी जी का है।
काव्य में दर्श, दंडी, ठीक है, और कुवलयानंद ये अप्पय दीक्षित की है, याद होगा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का, अभिनव गुप्त का नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ आपको बताना है, ठीक है। अभी जस्ट अभी पढ़ा हमने, तो अगर आपने ध्यान से सुनी है वीडियो तो अभी आप इसका आंसर दे देंगे। पेरिपोइतिकेस ये अरस्तु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। प्लेटो का समय माना गया है, ठीक है। प्लेटो का समय जो है 427 से 347 ईसा पूर्व तक, ठीक है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक आदर्श राज्य का निर्माण चाहते हैं। प्लेटो क्या चाहता है कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, ठीक है, राज्य का निर्माण। इसीलिए वो कहता है कि काव्य जो है वो हमारे राज्य के लिए अच्छा, से काव्य को राज्य से बहिष्कार कर देना चाहिए। प्लेटो की रचना नहीं है, प्लेटो की इनमें से 3 रचनाएं एक नहीं है। देखो, इयोन है, रिपब्लिक अभी पढ़ चुके हैं जो पॉलिटिकल पे है, ठीक है। पोलितेइया भी है, लेकिन पेरिपोइतिकेस अभी जस्ट पढ़ा हमने, ये किसकी है? ये अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु की। तो ये अरस्तु की है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटो के गुरु का नाम बताइए। ये कौन है? सुकरात, ठीक है। सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। कभी गुरु शिष्य परंपरा भी जैसे आपके भारतीय परंपरा में है वैसे पाश्चात्य में भी है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है अरस्तु का जन्म स्थान आपको बताना है। अरस्तु का जन्म स्थान आपको बताना है इस्तगिरा नगर। कौन सा है? इस्तगिरा नगर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अरस्तु का जन्म और मृत्यु आपको दोनों बताने हैं। तो ये है आपके 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरणवाद का सिद्धांत और विरेचन। अनुकरण और विरेचन तो अरस्तु के है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया? अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, यानी कि जो संसार है वो संसार जो है प्रकृति का अनुकरण है, प्रकृति का भी हम अगर अनुकरण करेंगे तो सत्य से हम 3 गुना दूर हो जाएंगे, ऐसा कवियों के लिए प्लेटो ने कहा था, ठीक है। अनुकरण सिद्धांत तो अरस्तु का है। अभी अपने गुरु इसी बात पर जो प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, उन्होंने अनुकरणवाद जो है उसको किस प्रकार से डिफाइन किया और बताया कि अनुकरण ही सब कुछ है, ठीक है। अनुकरण के सिद्धांत को, विरेचन के सिद्धांत को अपने गुरु से महान बन गए, ठीक है, अरस्तु। तो अरस्तु पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नंबर 1 पे आपको सबसे पहले याद करना है। ज्यादातर प्रश्न आपके अरस्तु से मिल जाते हैं। सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए, कि आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। आपको अपना टिक लगाना है, तो ये सीरियल से लगाना है आपको। तो सबसे पहले अप्पय दीक्षित, फिर ठीक है विश्वेश्वर, जगन्नाथ, अभिव्यक्त। नेक्स्ट है काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति, अभी अनुकरण से दूर बता दिया, विकार है प्लेटो ने, लेकिन काव्य बोला है प्रकृति की अनुकृति है, यह अरस्तु ने बोला है। कि आप उसे महसूस करके देखिए, समझिए कि काव्य जो है प्रकृति है, प्रकृति की अनुकृति है। जब प्रकृति नेचर है, भगवान सब कुछ सृष्टि के करता है, तो फिर वो कैसे गलत हो सकता है? लेकिन इसने क्या बोला है प्लेटो ने कि जो काव्य है वो प्रकृति जो है वो किस प्रकार ईश्वर की अनुकृति है, ठीक है, नकल है, और हम उस नकल का भी नकल कर रहे हैं, अनुकरण का भी अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए सत्य से हम दूर हो जाएंगे, सत्य को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है कविता प्रबल मनोयोग व सहज उच्चलन को मानते हैं। ये जो कविता है वो कोटेशन है, ये आपको बताना है कि कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वर्ड्सवर्थ जी ने। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? त्रासदी, ठीक है, त्रासदी के कितने अंग माने हैं आपको बताना है। तो ये विरेचन जो है, ठीक है, तो ये आपके त्रासदी के 6 भेद माने हैं। नेक्स्ट है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये जो रचना है किसकी है? ये आपके किसकी है? कॉलरिज की। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कल्पना कॉलरिज का है सिद्धांत, ठीक है, कल्पनावाद कॉलरिज का है। अब देखो बायोग्राफी, बायोग्राफी में आप पढ़ेंगे, हम अपना बायोडाटा देते हैं ना, किसी भी कंपनी में बायोडाटा देते हैं, जब हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बायोडाटा देते हैं, और वहां से फिर हमें क्या आती है? कॉल आती है। बस एक या दो कोटेशन है, एक या दो रचना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक दिन में आप पूरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र अच्छे से पढ़ सकते हैं। वही प्रश्न है, वही आपको बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बायो, हमने अपना बायोडाटा दिया तो वहां से कंपनी से क्या आया? कॉल आया, ठीक है। नेक्स्ट है कैथारसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथारसिस का अर्थ क्या है? कैथारसिस का अर्थ आपको बताना है। तो ये क्या है? शुद्धिकरण। ये अरस्तु बताते हैं किस प्रकार से विरेचन के माध्यम से, कैथारसिस के माध्यम से हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। लॉन्जाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं? लॉन्जाइनस के काव्य दोष आपको बताने हैं कि इनकी संख्या कितनी है? 3 है। नेक्स्ट है अरस्तु के परवर्ती बाद वाले व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है, ठीक है, इनसे बाद में जो आए हैं उन्होंने उनका अर्थ नहीं माना है। तो आपको बताना है
कि कौन सा नहीं माना है, धर्म परक, नीति परक, कला परक या अर्थ परक। ठीक है, इनमें से किसको नहीं माना है, अर्थ परक नहीं माना है विरेचन को। पेरिपुसिस के रचनाकार बताना है आपको। पेरिपुसिस ये है आपके लॉन्जाइनस ने, पेरिपुसिस लॉन्जाइनस। प्लेटो और अरस्तु के बाद, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पाश्चात्य काव्य शास्त्री कौन है। आपको नंबर 1 पे तो आपको अरस्तु ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये कौन है, लॉन्जाइनस। नेक्स्ट है लॉन्जाइनस ने उदात्त। ठीक है, लॉन्जाइनस ने उदात्तवाद को माना है। उदात्त के कितने स्रोत माने हैं, लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों को माना है। विरेचन सिद्धांत अभी बताया था मैंने आपको, विरेचन से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। तो ये किसने बोला है, अरस्तु ने बोला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। ठीक है, लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 भेद माने हैं और उनके अनुसार काव्य दोष नहीं है। बागाडंबर, बालेता, भावाडंबर, अभिजात पद रचना। तो इनमें से कौन सा काव्य दोष नहीं, अभिजात पद रचना। नेक्स्ट है त्रासदी का अंग नहीं है। इनमें से त्रासदी का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है, मंगलाचरण नहीं है। चरित्र है, कथानक है, विचारक। लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स बहुत ही प्रसिद्ध रचना इंग्लिश की है, तो इलियड की है ये। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। ये जो है कोटेशन किसकी है, कल्पना मानव शक्ति की बिंब विधायिनी है, शक्तिमानी है। बताइए, आपको बताना है। तो ये किसकी है, इलियड की। नेक्स्ट है चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि की अनुकृति करता है। ठीक है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपके अरस्तु का है। इस तरीके से आप 1 से 2 बार वीडियो पढ़ेंगे, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। कविता को भावों के सहज उच्चारण नहीं माना। इनमें से ऐसा कौन सा काव्य शास्त्री है जिसने बताया कि कविता को भावों का सहज उच्चारण नहीं माना है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड और इलियट। आप देखेंगे 7-8 आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं और 10 से 15 आपके भारतीय जो काव्य शास्त्री हैं। उनकी अगर आप रचनाएं देखेंगे, उनके सिद्धांतों को देखेंगे और उनकी कुछ कोटेशंस है, बस ये क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाते हैं जहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ ट्रिक्स हैं जिसके साथ हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है कविता के जो भाव हैं उनको सहज उच्चारण किसने नहीं माना है, आपको बताना है। तो आंसर है इसका इलियट। कौन है, इलियट। नेक्स्ट है मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री है, यानी कि बेसिकली जो है दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री है। कौन है इसमें से, कॉलरिज, रिचर्ड, क्रोचे, मैथ्यू आर्नोल्ड। आपको अपना आंसर बताना है। आप भी देखते जाइए कि आप इसमें से कितना कर पा रहे हैं, क्या आप इसमें से कुछ कर पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं या अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि मुझे तैयारी कितनी और करनी है। तो ये है क्रोचे। ठीक है, कौन है, क्रोचे। नेक्स्ट है परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा आपको बताना है कि ये निबंध जो है किसका है, इसके लेखक आपको बताने हैं। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ये है इलियट। ठीक है, ऐसे इसको ना मैं थोड़ा फनी वे में मैंने याद किया था, जो मैं आपको बता रही हूँ कि परंपराएं, ठीक है, व्यक्ति प्रज्ञा, व्यक्तियों की जो परंपराएं, कई बार कुछ परंपराएं ऐसी इडियट बना की परंपराएं हैं, मतलब एक फनी तरीके से आपको याद रखना है कि जिनका कोई मतलब नहीं, फिर भी समाज में हम परंपराओं को अभी भी पालन किए जा रहे हैं। ठीक है, सब नहीं है कुछ, ठीक है, ऐसा बस याद रखने के लिए। तो ये इलियट। अभिव्यंजना सिद्धांत, आपको बताना है कि अभिव्यंजनावाद का जो सिद्धांत है वो किसका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो ये कौन है, कॉलरिज। कौन है, कॉलरिज। अभी ठीक है, अभी मुझे कॉल आया है, जैसे इसमें हमने एक और इनका पढ़ा था बायोग्राफी लिटरेरिया, हमने अपना बायोडाटा दिया था, तो उसमें आप इसमें साथ में ऐड कर लीजिए कि बायोग्राफी लिटरेरिया के साथ में कि बायोडाटा दिया था, तो अभी मुझे क्या आया, कॉल आया, इंटरव्यू के लिए कॉल आया। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है कविता कभी कवित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। कविता कवि की कवित्व से अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से क्या है, पलायन है। यह कथन किसका है आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी किसका है, इलियट का है। नेक्स्ट है क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि क्रोचे का सिद्धांत जो है कौन सा, अभिव्यंजनावाद को भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। ऐसा कौन सा भारतीय आचार्य है जिसके सिद्धांत से जोड़ा जाता है, ये पाश्चात्य शास्त्री हैं और भारतीय काव्य शास्त्री के साथ जोड़ा जाता है, वो कौन है, ये है कुंतक जी। कौन है, कुंतक। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी, जैसे आप देखते हैं ना कॉकटेल समोसा छोटे छोटे, वैसे क्या ये इडियट बना के काम कर रहे हो, कॉकटेल पार्टी कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिए, इलियट, इडियट। ठीक है, कॉकटेल पार्टी क्यों कर रहे हो, अभी तैयारी करो, अभी हमें बड़ी पार्टी करनी है,
कॉकटेल पार्टी नहीं करनी, बड़ी पार्टी करनी, ग्रैंड पार्टी करनी है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप इलियट, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिए, ठीक है। क्या इडियट पना कर रहे हो, इस तरीके से क्या इडियट पना कर रहे हो, कॉकटेल पार्टी करनी, हमें कैसी पार्टी करनी है, ग्रैंड पार्टी करनी है सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टी एस इलियट मूलतः थे, अब जो टी एस इलियट है, ठीक है, इनको बताना है आपको ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट, नई समीक्षा, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं नई समीक्षा के जनक, आपको बताना है। तो ये भी आपके कौन है, टी एस इलियट, ठीक है। कई बार हम ऐसे इसमें भी आप ऐसे बनाइए, कई बार हम एडिट बना के काम करते हैं, मतलब जैसे हमने फनी ट्रिक ही बनाई है कुछ इस तरीके से, तो उसमें एक नई समीक्षा निकल के आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता कौन है, एस्थेटिक, एस्थेटिक जो पुस्तक है उसके रचयिता आपको बताने हैं कौन है, क्रोचे, कौन है, क्रोचे। नेक्स्ट है, द बेस्ट लैंड, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार पहले भी आ चुका है। तो बेस्ट लैंड जो है ये किसकी है, ये भी आपके किसकी, इलियट की। किसी एडेड व्यक्ति को हम कैसे बेस्ट लैंड दे सकते हैं, जिसपे हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, तो किसी एडेड व्यक्ति को नहीं दे सकते, द बेस्ट लैंड, ठीक है, इलियट, इडियट, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिए। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोधिवाद का विलायती उत्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है, किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सीक्रेट वुड, एक है बेस्ट वुड और दूसरा है सीक्रेट, ठीक है, बेस्ट लैंड है, द सीक्रेट वुड है। तो आपको बताना सीक्रेट वुड जो है वो किसकी रचना है, ये भी किसकी है, इलियट की। भाई किसी सीक्रेट बात किसी इडियट को नहीं बतानी, वो तो कहीं ना कहीं बता देगा, सीक्रेट बातें किसी इडियट व्यक्ति को नहीं बतानी होती हैं। तो इलियट्स आप बस फनी है, याद रहे एक बार भी पढ़ने से, इसलिए है, और कोई इसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो द बेस्ट लैंड इलियट और द सीक्रेट वुड ये भी इलियट। सहजा अनुभूति अभिव्यक्त अभिव्यंजनावाद को आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं, सहजा अनुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं, कौन है ऐसा आपको बताना है, बेनेडिक्टो क्रोचे, इनका पूरा नाम है क्रोचे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि काव्य जीवन की आलोचना है, बहुत ही अच्छी कथन है, काव्य जीवन की आलोचना है, ऐसा किसने माना है, ठीक है, आपको बताना है मैथ्यू आर्नल्ड, मैथ्यू, ठीक है, जीवन की आलोचना, जीवन की कोई आलोचना कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना, मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है, काव्य जीवन की आलोचना है। नई समीक्षा के समीक्षक कौन है, नई समीक्षा के समीक्षक कौन है, वारेन, ठीक है, वारेवा, नई समीक्षा, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो इसको। अगला है आपका, इसमें से पूछा गया ये 1 तथा 3, 2 तथा 3 या फिर 2, 3 और 4, तो ये सभी है, इसमें जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं तो आपका ये वाला आंसर है, ये सही जाएगा, ये सभी है, नई समीक्षा के समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है, इनमें से मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है, ठीक है, रिचर्ड है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, क्रोचे है या फिर कॉलरिज है, मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो आई ए रिचर्ड, ठीक है, आई ए रिचर्ड मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं। मलारमे और बेलेरी मूलतः कहाँ के निवासी थे, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज इनको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपके प्रतीकवाद, ठीक है, प्रतीकवादी है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से कुछ 3 है विशेषता है लेकिन एक नहीं है। तो यथार्थवादी अलग ही है स्वच्छंदतावाद से, ठीक है। तो स्वच्छंदतावाद में व्यक्तिवाद बताया गया, कल्पना प्रधान है और विद्रोही प्रवृत्ति है, लेकिन यथार्थवादिता नहीं है। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, मार्क्सवादी आलोचक, जिस प्रकार हमारे हिंदी में भी शिवदान सिंह चौहान है, उसी प्रकार से पाश्चात्य में भी मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो आपको बताना है इसी प्रकार से पाश्चात्य काव्य शास्त्री आलोचक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन है आपको बताना है, आलोचक नहीं है, ठीक है। तो है आपके ये जॉन ड्राइडन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी है, दूसरा ऑप्शन मिल गया, लेकिन दोनों में यही पूछा गया कि नहीं है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तुंग है, लुकाच है, कार्डवेल है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख लिए कि मार्क्सवादी आलोचक में आते कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्सवर्थ नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको बताना है कि ये इंपॉर्टेंट रचना है, आपको बताना है कि ये किसकी है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो आई ए रिचर्ड, IAS भाई, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी भी उसकी मतलब उसकी भी क्या कर दी, प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म, ऐसे कुछ याद रखिए, आई ए रिचर्ड, आई ए ऑफिसर होते हैं ऐसे, आई ए रिचर्ड जी, ठीक है, ऐसे क्रिटिसिज्म ऐसे करके कुछ आप बताइए। स्वच्छंदतावादी कभी नहीं है, इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कभी नहीं है,
तो ये कौन नहीं है? लुकाच। ये लुकाच नहीं है क्योंकि जस्ट हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताने हैं। ठीक है, मूल सिद्धांत के प्रवर्तक नहीं है। लुकाच कौन है? आपके मार्क्सवादी आलोचक है। ठीक है, ये स्वच्छंदतावादी नहीं है। ये कौन है? मार्क्सवादी आलोचक है। मूल सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताने हैं, तो मूल सिद्धांत के प्रवर्तक जो है रिचर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा, एक ही बार में याद हो जाएगा आपको। मूल्य, ठीक है, मूल्य हम किसी चीज का पूछते हैं जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन जो रिच है वो मूल्य नहीं पूछता, उसको तो सामान चाहिए। जो मिडिल क्लास है, जो है ना मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। मूल्य भाई इतने का नहीं, थोड़ा कम कर लो, इसका मूल्य बहुत अधिक है। लेकिन रिच व्यक्ति क्या करता है? मूल्य नहीं देखता है उसका, उसको तो वो सामान चाहिए। तो मूल्य सिद्धांत रिचर्ड। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अस्तित्ववादी नहीं है, यानी कि 3 अस्तित्ववादी हैं, एक इनमें से नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन अस्तित्ववादी नहीं है। यह है मलारमे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? निम्न में से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? तो ये रॉबर्ट पेन। नेक्स्ट है, प्रतीकवाद रचनाकार नहीं है। प्रतीकवाद के रचनाकार नहीं है, आपको बताना है। और ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर बताना। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है टी.एस. इलियट ने। किसने दिया है? टी.एस. इलियट ने। अगला है, अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है। अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है? अजनबीपन, एकांतता, सामाजिकता, विशृंखला। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो सामाजिकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है। नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है, अपना आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो ये कांट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निर्वैयक्तिकता। निर्व्यक्तिकरण या निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी बताया था हमने आपको, इलियट का है, द न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, द न्यू क्रिटिसिज्म एक हमने भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वो अलग है। द न्यू क्रिटिसिज्म अलग है। इसका आपको बताना है कि इसके जॉन क्रो रेंसम। जॉन क्रो रेंसम। उत्तर संरचनावाद इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए। उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। एम्बिगुटी, ठीक है, एम्बिगुटी नई समीक्षा में इस शब्द का प्रवर्तक कौन है? एम्बिगुटी। ठीक है, इस एम्बिगुटी शब्द का नई समीक्षा में इस शब्द का किसने किसने धारणा ये लेकर आए? प्रवर्तक कौन है इसके? आपको बताना है। तो कौन है? विलियम्स एम्पसन। विलियम एम्पसन। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकतावादी। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? नहीं, आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनर आजकल खूब पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन नहीं है। तो ये आपके F.R. लेविस। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम एम्पसन ने कितने प्रकार के अनेकार्थकता तथा श्लेष माने हैं? आपको अपना आंसर बताना है। तो ये माने हैं इसने 7। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थक प्रवक्ता कौन है? मिथकीय समीक्षा का सबसे प्रवर्तक जो है प्रवक्ता कौन है? आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका। तो नार्थप फ्राई। ठीक है, मिथकीय समीक्षा का सबसे प्रथम, ठीक है, सबसे समर्थक प्रवक्ता कौन है? तो है नार्थप फ्राई। ठीक है, सार्वभौमिक मूर्त विधान। सार्वभौमिक मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? ये शब्दों का भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कैथारसिस पढ़ा, विरेचन पढ़ा, ठीक है, अरस्तु का, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है नई समीक्षा आपको पढ़ना, इलियट का इंपॉर्टेंट है। तो नई समीक्षा को पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक मूर्त विधान आपको बताना है कि ये जो है तो वो किसका है? W.K. बिम्सार्ट। W.K. बिम्सार्ट। नेक्स्ट है, अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? अजनबीपन किस विचारधारा की? अस्तित्ववाद की। ठीक है, मिथ शब्द कहाँ का है? जो मिथ हम बोलते हैं ना, ये मिथ है। ठीक है, तो ये जो है मिथ कहाँ से? ये है यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? यूनानी। अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता है? यानी कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसकी रचना में अजनबीपन नहीं मिलता है? ठीक है, तो आपको अपना आंसर बताना है। तो ये कीट्स, जोहन कीट्स की रचनाओं में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कल्पना, अभी बताया था, कल्पना किसका है? कॉलरिज। कल्पना को कॉल करो, सैमुअल्सन। ठीक है, सैमुअल्सन कॉलरिज। तो ये कॉलरिज जो है, इनको कल्पना को कॉल करो, कॉलरिज सिद्धांत। 7 टाइप्स ऑफ, सबका ट्रिक नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि हम फिर ट्रिक में घूमते रहेंगे। जिसकी ट्रिक आसानी से हमारे प्रश्न में ही आंसर छिप सकता है, ऐसी ट्रिक बनाने में हमें
क्या रहता है, जैसे हमारे सामने आंसर आएगा तुरंत हम टिक लगा लेंगे। अलग से ट्रिक बनाएंगे तो फिर हमें वो अलग से ट्रिक याद करनी है, फिर क्वेश्चन याद करना है। इसलिए आप देखेंगे पुरानी वीडियो जो हमारी है उसमें बहुत ज्यादा ट्रिक आराम से मिल जा रही है, तो आसानी, क्योंकि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री थोड़े कम पढ़ते हैं इसलिए इनकी ट्रिक बहुत जल्दी से बन नहीं पा रही है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि अगर आप 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी ट्रिक से पढ़ ले रहे, 10 आसानी से आप याद कर लो तो आसान, फिर भी काफी आसान हो जाता है। तो कल्पना को कॉल करो तो क्या आ जाएगा, कॉलरेज सिद्धांत, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी, अभी पढ़ चुके हैं एम्बिगुटी वाला क्वेश्चन हम, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी की रचनाकारी, रचना का ही नाम है, तो ये किसकी है आपको बताना, विलियम एम्पसन, एम्पसन, एम्बिगुटी एम्पसन, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर विरोध, पैराडॉक्स। अंतर विरोध जो है पैराडॉक्स शब्द का अंग्रेजी में नई समीक्षा, यानी कि नई समीक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न आते हैं, इलियट की है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पैराडॉक्स शब्द के अंग्रेजी नई समीक्षा में प्रस्तुत करता कौन है। कि नई समीक्षा में पैराडॉक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, कौन है इसके प्रवर्तक, तो ये है क्लिंथ बुक्स, क्लिंथ बुक्स। नेक्स्ट है अनेकार्थकता, अनेकार्थकता अथवा श्लेष शब्द के नई समीक्षा प्रवर्तक कौन है, कि नई समीक्षा में इसका प्रवर्तक कौन है, विलियम एम्पसन, ठीक है। विखंडन, विखंडन, ठीक है, शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता कौन है, आपको बताना है कि विखंडनवाद के जो है वो कौन है, तो ये है यासपर्न, यासपर्न, ठीक है। नेक्स्ट है नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रवर्तक कौन है, तनाव जो है वो किसने बताया है, तो ये है आपका एलन टेट, एलन टेट, टेट में है, टेट में रहते हैं इसलिए वो तनाव में है, ठीक है। आप इसको एक बार में याद हो जाएगा। वो नई समीक्षा, नई समीक्षा में कुछ लोग बहुत टेट में रहते हैं इसलिए वो तनाव में रहते हैं। उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है, उत्तर संरचनावादी सिद्धांत जो है सिद्धांत के चिंतक नहीं है, आपको अपना आंसर बताना है नीत से, ठीक है, नीत से नहीं है। नेक्स्ट दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, डेकार्टे और लॉक, डेकार्टे और लॉक, ठीक है। अर्थ समीक्षा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ये दार्शनिक है यथार्थवाद, ये अर्थ मीमांसा के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन, अर्थ मीमांसा, अर्थ मीमांसा के हैं रिचर्ड, कौन है, आई.ए. रिचर्ड। नेक्स्ट है हमारा त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है, किसको माना है, त्रासदी की आत्मा, ठीक है, त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है, कथानक, पात्र, विचार या फिर गीत को, किसे माना है अरस्तु ने, तो कथानक को माना है, ठीक है, त्रासदी। नेक्स्ट है फ्राइडियन यथार्थवाद, फ्राइडियन यथार्थवाद आपको बताना है किसके प्रवर्तक कौन है, तो ये है आपके फ्राइड, फ्राइडियन, फ्राइडियन से फ्राइड है वही बना, ठीक है, आसानी से अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, फ्राइडियन, फ्राइड, ठीक है। संप्रेषण का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। संप्रेषण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, तो आई.ए. रिचर्ड। संप्रेषण, देखो जब हम कहते हैं ना कि विचार विमर्श करना, संप्रेषण करना, विचारों का संप्रेषण करना, तो आई.ए. रिचर्ड, ठीक है, आई.ए. रिचर्ड, ऐसे पढ़िए, आई.ए. ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, तो आई.ए. रिचर्ड संप्रेषण, वो अपने विचारों का क्या करेंगे, संप्रेषण करेंगे, तो आई.ए. रिचर्ड संप्रेषण। आप इस तरीके से ध्यान से 2 बार वीडियो को सुने और एक बार अगर आप इसे खुद से कोशिश करेंगे, एक बार सुनने के बाद जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे बुक में आप करेंगे तो आप 100% क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये जो टॉपिक है काव्य शास्त्र का थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा टफ है, तो उसकी रचनाएं जो हैं हमें ध्यान से ही पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करके कि चीजों को हम कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे रचनाओं को याद रख सकते हैं। तो संप्रेषण, आई.ए. रिचर्ड संप्रेषण, जब ये आप याद करेंगे, एक बार कॉल करेंगे, जैसे ही माइंड में रिकॉल किया आपने, क्वेश्चन सामने आएगा तुरंत संप्रेषण, आई.ए. संप्रेषण करेंगे, आई.ए. रिचर्ड, ठीक है, आई.ए. रिचर्ड, ठीक है। अगला है यूनानी शब्द मेमिसस, मेमिसस आपको बताना है, मेमिसिस, ठीक है, मेमिसिस शब्द का अनुवाद बताना है किसने किया है, तो मेमिसिस शब्द का अनुवाद जो है अनुकरण है, क्या है इसका अनुवाद, यूनानी शब्द है ये जिसका हिंदी अनुवाद क्या है, अनुकरण, ठीक है। नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजना, तो ये आपका अभिव्यंजनावाद आपको बताना है, तो ये क्रोचे का है, वेन देते क्रोचे, ठीक है, ये आपके क्रोचे का है, वेन देते, अभिव्यंजना, अभिव्यंजना, ठीक है, क्रोचे, ठीक है। नेक्स्ट है अंतश्चेतनावादी, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, अंतश्चेतनावादी, तो ये आपके लॉरेंस हैं, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये भी आपके वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है व्यक्तिवाद है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कल्पना को काव्य की आत्मा,
कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? अब आप बताइए, कल्पना किसका है? कल्पना को कॉल करो, कल्पना को कॉल करो। तो कल्पना कॉलरिज का है। तो सिंपल सी बात है कि जब कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है तो काव्य की आत्मा भी कल्पना को कॉलरिज ने ही माना होगा। नेक्स्ट है विडंबना, आयरनी, ठीक है, आयरनी तथा विसंगति एब्सर्ड की नई समीक्षा का प्रयोगकर्ता कौन है? एब्सर्ड, ठीक है, नई समीक्षा का प्रयोगकर्ता कौन है आपको बताना है। विडंबना और विसंगति का जो है नई समीक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? ये हैं आपके क्लिंथ बुक्स। नेक्स्ट मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सवादी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कैसे, क्या विडंबना है, क्या विसंगति है कि हम पाश्चात्य शास्त्रियों को भी पढ़ रहे हैं हिंदी में। याद रखिए ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, बुक्स, ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या विडंबना है, क्या विसंगति है। हम भारतीय शास्त्री तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम पाश्चात्य शास्त्री भी पढ़े, इनको भी क्लीन चिट मिल गई हमारी बुक्स में, ठीक है। तो क्लीन बुक्स याद हो जाएगा। बहुत मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा फनी वे से आप उसी में टिक लगाइए, उसी में समझिए, याद हो जाएगा आपको। मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। तो ये मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनकी भी मदद हो सके। स्वच्छंदतावाद विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो ये है आपके, कौन है बताइए? स्वच्छंदतावाद विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं I.A. रिचर्ड, ठीक है। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं फ्लावर्ड, फ्लावर्ड। नेक्स्ट है कला अनुकृति की अनुकृति है, कला अनुकृति की अनुकृति है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है, ये पूछी गई हुई है, आपको बताना है किसकी है। तो ये प्लेटो की है। प्लेटो कहते हैं कला एक अनुकृति है और उसकी भी हम अनुकृति कर रहे हैं, इसलिए हम सत्य से दोगुना दूर हैं। तो ये प्लेटो। इस तरीके से हमने 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।